हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड लर्न पॉइंट। इसका नाम मैंने शॉर्ट में एसएलपी लेबर लॉस रख दिया है, ठीक है। और आज हम करने वाले हैं हमारा ट्रेड यूनियन एक्ट। इसके मैंने 2 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिए हैं, जिसमें सेक्शन 1 टू सेक्शन 11 लाइन बाय लाइन बेयर एक्ट के थ्रू कवर करवाया है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसके साथ साथ PYQ एनालिसिस भी मैं इस एक्ट में करवा रही हूँ। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप पहले प्रीवियस लेक्चर देखना, देन आप ये वाला वीडियो देखना। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आएंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो हमारा सेक्शन 11 तक तो हो ही चुका है और उसके PYQ एनालिसिस भी हो चुके हैं। अब देखते हैं हमारा सेक्शन 12 से, ठीक है। सेक्शन 12 क्या कहता है? सेक्शन 12 है हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस, ठीक है। देखो, हर रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन का ना एक रजिस्टर्ड ऑफिस होता है। इसका मतलब ये होता है कि यूनियन के सारे लेटर और नोटिस और कम्युनिकेशन इसी रजिस्टर्ड ऑफिस में जाएंगे, है ना। तो ये होता है। तो इसमें क्या कहा गया है कि अगर आप कुछ एड्रेस चेंज करते हैं या कोई चेंज करते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस में, तो आपको उसका विद इन 14 डेज में रजिस्ट्रार को रिटर्न में देना होगा, ठीक है। रजिस्ट्रार को आपको विद इन 14 डेज में रिटर्न में देना होगा। देखो, जैसे ये है कि आपने रजिस्ट्रार को आपने एड्रेस चेंज करा, ठीक है। तो आपने अपना एड्रेस चेंज करा तो नए एड्रेस को अपने रजिस्ट्रार सेक्शन 8 में मेंशन करता है, ठीक है। एक पॉइंट तो ये है। और अगर नया एड्रेस टाइम पर अपडेट नहीं किया गया तो कम्युनिकेशन और जो नोटिस गलत जगह भेजा जा सकता है और लीगल कंप्लाइंसेस हो सकती हैं। आप समझ रहे हो ना कि देखो, जैसे आपका घर है और आपने घर चेंज करा है, लेकिन आपने अपने आधार कार्ड में या बैंक के डॉक्यूमेंट में एड्रेस चेंज नहीं करा, तो आपकी जो भी कम्युनिकेशन होंगे तो वो गलत जगह पहुंच जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये सेक्शन, इसमें कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। अब देखते हैं हमारा सेक्शन नंबर 13, incorporation of registered trade union. Every registered trade union shall be a corporate by name under which is registered and shall have perpetual succession and a common body seal with a power to acquire and hold to both movable and immovable property and to contract and shall by the said name sue and to be sued. देखो, जब भी कोई ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड होती है ना, तब वो लीगल एंटिटी मतलब कॉर्पोरेट बॉडी बन जाती है। उसका एक ऑफिशियल नाम होता है। जैसे आप एग्जांपल ले लो जैसे एग्जांपल में आप ले लो रेलवे एम्प्लॉय ट्रेड यूनियन, ठीक है। तो ये एक लीगल एंटिटी है, ठीक है। और इसका क्या है, इसका परपेचुएशन मिलता है, मतलब यानी कि मेंबर चेंज होते रहेंगे। परपेचुअल सिचुएशन का मतलब होता है कि उसके मेंबर चेंज होते रहेंगे, लेकिन यूनियन का एग्जिस्टेंस ख़त्म नहीं होता, ठीक है। यूनियन की एक कॉमन सील होती है, ठीक है। कॉमन सील मतलब ऑफिशियल स्टैंप होती है जो डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट करती है, ठीक है। एंड उसके पास एक पावर होती है कि मूवेबल जैसे आपका फर्नीचर, व्हीकल, और इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई आपकी लैंड बिल्डिंग को ख़रीदने की, कॉन्ट्रैक्ट करने की, जैसे ऑफिस को रेंट पर लेना या नहीं लेना, ये सब कॉन्ट्रैक्ट करने की। और ये स्यू का राइट होता है। यूनियन किसी पर केस भी कर सकती है, ठीक है, और उस पर भी केस हो सकता है। सेक्शन 12 और 13 आपके क्लियर होंगे। ये कहने को तो बहुत इजी सेक्शन है, बट इतना डीपली कोई नहीं बताता, तो आप इस लेक्चर को ध्यान से देखना क्योंकि आपका APFC में ये बहुत यूज़फुल रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं हमारा सेक्शन नंबर 14, सर्टन एक्ट नॉट टू अप्लाई टू रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। हमारा ये एक्ट कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता? तो ये 3 जगह पर एप्लीकेबल नहीं होता। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में नहीं होता, कोऑपरेटिव सोसाइटी में नहीं होता, एंड कंपनीज एक्ट में नहीं होता। और देखो, सेम यही क्वेश्चन आपका सेक्शन 14 से रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। देखो, यही क्वेश्चन लाइन बाय लाइन कॉपी पेस्ट UPSC ALC 2070 के एग्ज़ाम में आया हुआ है। अगर आपने बैरक पढ़ा हुआ है तो आप इसको ईजिली कर सकते हो, ठीक है। चलो, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन क्या कहता है। अब आते हैं हमारे चैप्टर 3 पर। चैप्टर 3 सेक्शन नंबर चैप्टर 3 किसके बारे में बताता है? चैप्टर
3 बताता है राइट एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, कि इनकी लाइबिलिटीज़ क्या हैं। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं हमारा सेक्शन नंबर 15, ऑब्जेक्ट ऑन विच फंड में बी स्पेंड, कि मतलब सिंपल एक्सप्लेनेशन में मैं आपको बताऊं कि हर ट्रेड यूनियन के पास ना एक जर्नल फंड होता है। देखो, द जर्नल फंड ऑफ ए रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, ठीक है, शैल नॉट बी स्पेंट ऑन एन एनी अदर ऑब्जेक्ट। अब इसमें ये कहा गया है कि जो जर्नल फंड होता है ना हर यूनियन का, वो जो नीचे लिखे हुए काम है सिर्फ उनमें खर्च किया जाएगा, किसी और में नहीं किया जाएगा। तो किस किस में आपको सैलरी देनी है, अलाउंस देने, एक्सपेंस देने, ऑफिस बेयर के ट्रेड यूनियन के उसमें होगा। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड कोई वर्क है उसमें पेमेंट एक्सपेंस हुआ है उसमें देगा। ठीक है, और ठीक है, आपको समझ में आया। और लीगल प्रोसेसिंग हो रही है, मतलब ऑप्शन क्लॉज सी कहता है कि अगर ट्रेड यूनियन या कोई मेंबर लीगल केस में पार्टी बन जाए, ठीक है, जैसे एम्प्लॉयर से डिस्प्यूट के मामले में, तो केस करने या डिफेंड करने के जो एक्सपेंस होते हैं ना वो यूनियन फंड से दिए जाएंगे। ठीक है, कोई केस वगैरह करा है उसमें कोई खर्चा हो रहा है तो वो दिया जाएगा। ए बी सी आपके क्लियर है। अब आपका कहता है डी, कोड ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट। देखो, अगर कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो जाता है, ठीक है, जैसे वेज इशू है या वर्किंग कंडीशन है, इसमें वेज इशू है या वर्किंग कंडीशन है या कोई मैटर है, तो उसके सेटलमेंट में जो खर्चा आएगा ना, तो वो भी कहाँ से दिया जाएगा, वो भी जर्नल फंड से दिया जाएगा। ये डीपली मैं इसलिए करवा रही हूँ कि अगर एमसीक्यू में आए तो आप लगा सको। ठीक है, नहीं तो इतना डीपली करवाने का फ्री ऑफ कॉस्ट का यूट्यूब पे कोई नहीं करवाता, सब पेड में ही प्रोवाइड करते हैं। अब देखते हैं हमारा सब क्लोज ई। ठीक है, चलो ई पे आते हैं। ई क्या कहता है, कंपनसेशन फॉर लॉस ड्यूरिंग डिस्प्यूट। ये कहता है, तो मान लो जैसे कोई मेंबर है ट्रेड यूनियन डिस्प्यूट के चक्कर में लॉस झेलता जा रहा है, जैसे स्ट्राइक के टाइम पे उसका सैलरी लॉस हो रहा है, ठीक है, तो उसको कंपनसेशन दिया जा सकता है जर्नल में से। ठीक है, अब देखते हैं जी क्या कहता है, सॉरी एफ क्या कहता है, ई के बाद एफ आता है ना। एफ क्या कहता है, अलाउंसेस टू मेंबर टू देयर डिपेंडेंट ऑन अकाउंट ऑफ डेथ, किसी की डेथ हो जाती है मेंबर की, ट्रेड यूनियन के मेंबर की, ओल्ड एज में देता है, सिकनेस में देता है, एक्सीडेंट में देता है, और अनएम्प्लॉयमेंट में भी देता है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखते हैं जी, जी में किस किस में देता है ये, इशू ऑफ अंडरटेकिंग liability policy of assurance on the lives of member or under policy ensuring member against sickness accident और अनएम्प्लॉयमेंट। देखो, यूनियन अपने मेंबर के लिए लाइफ इंश्योरेंस या एक्सीडेंट्स या फिर सिकनेस इंश्योरेंस का प्रीमियम भर सकती है। यानी अगर मेंबर के साथ कोई इंसिडेंट हो जाता है तो उसकी सेफ्टी के लिए भी यहाँ से अमाउंट जा सकता है। ठीक है, अब देखो सही, अब यहाँ से ये मैंने देखो ये डी और ई पॉइंट, देखो डी और ई पॉइंट सेम एज इट इज़ रखा गया है यहाँ पे, और ये पूछा गया है। इस क्वेश्चन को मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। देखो सेम यही क्वेश्चन, सेम यही पॉइंट यूपीएससी एएलसी 2017 में पूछे गए हैं। ठीक है, इसमें ये आपको शो हो रहा होगा। तो इसमें मैंने आपको क्या क्या बताया है कि जर्नल फंड का जो अमाउंट है वो कहाँ पर स्पेंड किया जाएगा, मैंने ये बताया। अब इसमें एक पूछा गया कि कहाँ पर स्पेंड नहीं किया जाएगा, तो देखो ऑप्शन नंबर सी, द मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्सन हु इज़ मेंबर ऑफ एनी लेजिस्लेटिव बॉडी एंड कॉन्स्टिट्यूट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी लोकल अथॉरिटी। ऑप्शन नंबर सी पूरे जनरल फंड के कहाँ पर स्पेंड किया जाएगा, उसमें ऑप्शन सी नहीं था, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी है। बाकी ऑप्शन ए बी डी सेम वैसे ही बताया गया है जैसे ऑप्शन ए में बताया गया है कि कोई ट्रेड डिस्प्यूट होता है उसमें देना होता है जनरल फंड से, कंपनसेशन लॉस हो रहा है उसकी इनकम का ट्रेड डिस्प्यूट के वजह से उसमें देना होता है, या फिर अकाउंट ऑफ डेथ ओल्ड एज सिकनेस इसमें देना होता है। तो देखो क्वेश्चन जितने भी बनते हैं ना वो सारे बेयर एक्ट से ही बनते हैं, कुछ भी बेयर एक्ट से बाहर नहीं आता। तो मल्टीपल बुक्स को पढ़ने से अच्छा है कि आप बेयर एक्ट को बार बार पढ़ो, आप बार बार रिवाइज करोगे तो आपका जो लेबर लॉ का पोर्शन है 40 to 45 मार्क्स का वो गलत नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन,
सेक्शन नंबर 16, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ सेपरेट फंड फॉर पॉलिटिकल पर्पस। देखो, ए रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन में कॉन्स्टिट्यूट सेपरेट फंड फ्रॉम कंट्रीब्यूशन सेपरेटली लेव फॉर or made to that fund from which payment made from the promotion of civics and political interest of its member। अब ये कह रहा है कि पॉलिटिकल फंड यूनियन डिसाइड करती है कि हम पॉलिटिकल फंड बनाएंगे, ठीक है। तो एक सेपरेट पॉलिटिकल फंड भी बन सकता है, लेकिन ये कंपल्सरी नहीं होता कि सभी इसमें कंट्रीब्यूट करें, ठीक है। ये कंपल्सरी नहीं है। और ये किन किन खर्चों पे किया जा सकता है? टू पेमेंट ऑफ एनी एक्सपेंस इनकम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय कैंडिडेट प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट फॉर इलेक्शन। अगर वो इलेक्शन लड़ रहा है उसमें जो खर्चा आता है उसमें किया जा सकता है। कोई मीटिंग हो रही है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन में, या कोई डॉक्यूमेंट्स आप बांट रहे हो, ठीक है, कैंडिडेट के इलेक्शन से रिगार्डिंग, उसमें हो सकता है। और ठीक है, और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में हो सकता है। मतलब पॉलिटिकल फंड का मतलब है इलेक्शन के दौरान जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, या उससे इलेक्शन से रिलेटेड या पॉलिटिकल कनेक्शन से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, वहाँ पर ये सेपरेट फंड बनाया जाता है और ये कंपलसरी नहीं होता, ठीक है। और ये कंपलसरी नहीं है। जैसे आप एग्जांपल ले लो कि कोई मेंबर है, वो पोस्टर प्रिंटिंग करवा रहा है या पॉलिटिकल मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहा है या अलग से, ठीक है, तो अपने बैनर बनवा रहा है, तो उन सब के खर्चों के लिए ये वाला पॉलिटिकल फंड यूज़ किया जाएगा। आई होप सेक्शन 16 आपको क्लियर होगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन क्या कहता है? सेक्शन 17, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इन ट्रेड यूनियन, ठीक है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इन ट्रेड यूनियन। अब सेक्शन ये कहता है कि नो ऑफिस बेयरर ऑफ ए मेंबर ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन शैल बी लायबल टू punishment under subsection 2 section of 120B of IPC in respect of any agreement between made the purpose of furthering। ये सेक्शन क्या कहता है? अब ये कहता है, सेक्शन 17 कहता है हमारा कि देखो, ये सेक्शन ना लीगल इम्यूनिटी मतलब लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन को। जब कोई ट्रेड डिस्प्यूट होता है, ठीक है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में कोई ट्रेड डिस्प्यूट होता है और यूनियन कोई एक्शन लेती है, जैसे स्ट्राइक ऑर्गेनाइज कर रही है, प्रोटेस्ट कर रही है, नेगोशिएशन कर रही है, तो उस पर जो केस बनेगा ना, वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस नहीं बनेगा, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 18, इम्यूनिटी फ्रॉम सिविल सूट इन सर्टेन केसेस। ये भी बहुत सिंपल है कि सेक्शन 18 में क्या कहा गया है। चलो सेक्शन 18 देखते हैं कि ये सेक्शन क्रिमिनल प्रोटेक्शन इम्यूनिटी देता है ट्रेड यूनियन को, ठीक है। नॉर्मली देखो, अगर दो लोग मिलकर कोई इलीगल एक्ट प्लान करते हैं तो उन पर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी लग सकती है नॉर्मली। लेकिन अगर यूनियन के मेंबर ने ट्रेड डिस्प्यूट को आगे बढ़ाने के लिए, ध्यान से सुनना, यूनियन का मेंबर है, उसको ट्रेड डिस्प्यूट को आगे बढ़ाने के लिए स्ट्राइक कर रहा है, बॉयकॉट कर रहा है, स्लो वर्क एग्रीमेंट किया है, तो वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर वो एक्शन वायलेंट हो जाता है या इलीगल हो गया, जैसे प्रॉपर्टी तोड़ना, लोगों पर अटैक करना, तो फिर इस केस में इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। ये चीज़ ध्यान में रखना। इसका सब पॉइंट 2 मैंने आपको बताया है, ठीक है। पहले में तो मैंने आपको ये बताया कि क्रिमिनल प्रोटेक्शन इम्यूनिटी देता है, क्योंकि नॉर्मली अगर कोई दो लोग मिलकर इलीगल एक्ट प्लान करते हैं तो उन पर IPC के अकॉर्डिंग केस बन जाता है, ठीक है। लेकिन ट्रेड यूनियन में नहीं बनेगा। लेकिन अगर वही वो मारपीट कर रहे हैं, प्रॉपर्टी तोड़ रहे हैं, लोगों पर अटैक कर रहे हैं, तो इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। ये भी चीज़ भी आपको उसमें ध्यान रखनी है। अब सेक्शन 19 में ऐसा कुछ नहीं है। सेक्शन 20 देखते हैं हमारा, ठीक है। सेक्शन 20, राइट टू इंस्पेक्ट ऑफ बुक्स ऑफ ट्रेड यूनियन। जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के मेंबर होते हैं ना, ठीक है, द अकाउंट बुक ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन एंड लिस्ट ऑफ मेंबर्स शैल बी ओपन टू इंस्पेक्शन बाय एन ऑफिस बेयरर। जो ऑफिस बेयरर होता है उसको ये राइट होता है कि वो ट्रेड यूनियन की बुक्स को देख सके, ठीक है। अब देखते हैं 21, राइट ऑफ माइनर टू मेंबरशिप ऑफ ट्रेड यूनियन, कि कौन ट्रेड यूनियन का माइनर कि क्या राइट है क्या नहीं है। देखो, एनी पर्सन हु हैज अटेंड द एज ऑफ 15 ईयर, अगर किसी पर्सन की एज 15 साल हो चुकी है तो वो ट्रेड यूनियन का मेंबर बन सकता है,
इसमें सिर्फ ये कहा गया है। अब देखते हैं हमारा सेक्शन नंबर 21A। सेक्शन नंबर 21A क्या कहता है? डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑफिस बियरर, कि मतलब ऑफिस बियरर की डिसक्वालिफिकेशन क्या है। एक पर्सन को कब डिसक्वालीफाई किया जा सकता है ऑफिस बियरर से? तो कब किया जा सकता है? ये देखो, दो कंडीशन है। या तो वो 18 साल का नहीं है, तब वो ऑफिस बियर के लिए डिस्क्वालीफाई है, ठीक है। या फिर उस पर कोई मॉरल ट्रिब्यूट या कोई इम्प्रिजनमेंट का केस चल रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि अगर कोई केस चल रहा है उस पर, तो वो 5 साल तक ना, देखो, अनलेस ए पीरियड ऑफ 5 ईयर हैज़ एलैप्स्ड इन हिज रिलीज, उसकी रिलीज, देखो, उसकी रिलीज होने के बाद 5 साल तक वो ऑफिस बियरर नहीं बन सकता, ठीक है। आई होप आपको ये सेक्शन क्लियर होगा। एग्जाम्पल बताती हूँ। देखो देखो, एक लड़का है कमलेश, ठीक है। वो 17 साल का है, उसको यूनियन का प्रेसिडेंट नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। पहले का एग्जाम्पल तो ये हो गया, क्योंकि वो 18 साल का नहीं हुआ। दूसरा, अगर कोई मेंबर मॉरल ट्रिब्यूट, जैसे मतलब चोरी के केस में 2 साल जेल में रहा, तो वो रिलीज के 5 साल तक ऑफिस बेयरर नहीं बन पाएगा। आई होप आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर होंगे। अब देखते हैं हमारा सेक्शन नंबर 22। सेक्शन नंबर 22 क्या कहता है? प्रपोर्शन ऑफ ऑफिस बेयरर टू बी कनेक्टेड विद द इंडस्ट्री। देखो, इसको मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे XYZ टेक्सटाइल वर्कर यूनियन में 10 ऑफिस बेयरर हैं, ठीक है। तो कम से कम 5 लोग एक्टिवली टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करते हुए होने चाहिए, मतलब 1/2, मतलब नॉट लेस देन 1/2। देखो यहाँ पे मैंने मेंशन, ये हाईलाइट किया हुआ है ना, नॉट लेस देन 1/2 टोटल नंबर। मतलब जैसे 10 लोग हैं, 10 लोग ऑफिस बियरर हैं, तो उनमें से 5 टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करें, तो 5 एक्टिवली इंडस्ट्री में कनेक्टेड होनी चाहिए, वहाँ पर काम करने चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं सेक्शन नंबर 23। सेक्शन नंबर 23 क्या कहता है? चेंज ऑफ नेम। चेंज ऑफ नेम ये सिंपल सा है। अगर आप नाम चेंज करवाते हो किसी ट्रेड यूनियन का, तो कितने मेंबर की वो चाहिए आपको? 2/3, ठीक है। 2/3 मेंबर होने चाहिए। एग्जांपल देखो, जैसे मुंबई रेलवे यूनियन ने अपना नाम रखा ऑल मुंबई रेल यूनियन रखना चाहती है, तो नाम चेंज करने के लिए यूनियन के कितने मेंबर का अप्रूवल होना चाहिए? 2/3 मेंबर का, ठीक है। अगर 2/3 का नहीं है तो नहीं होगा, और इसके लिए रजिस्ट्रार को भी इन्फॉर्म करना होगा, ठीक है। अब देखते हैं अमलगमेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। यहाँ तो था कि नाम चेंज करें, अब अमलगमेशन में कि 2 ट्रेड यूनियन है। देखो, जैसे एग्जांपल देती हूँ, नॉर्थ मिल वर्कर यूनियन है और साउथ मिल वर्कर यूनियन है, ठीक है। दोनों आपस में अपना मर्जर करना चाहती हैं, दोनों एक ही बनना चाहती हैं। तो उसमें क्या होगा? कम से कम वोटिंग मेंबर के वोट, और उसमें से भी 60% का सपोर्ट चाहिए। ये देखो, वोट एटलीस्ट हाफ मेंबर, ठीक है, हाफ मेंबर का, और उसमें से भी 60% का सपोर्ट चाहिए। समझ में आया आपको? ठीक है। अब देखते हैं सेक्शन नंबर 25 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम चलते हैं सेक्शन नंबर 26 पर। देखो, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ नेम एंड अमलगमेशन। इसमें क्या कहा गया है? इसमें सेक्शन 26 में ये कहा गया है कि अगर एक यूनियन का नाम बदल गया, तो पहले के केस या राइट्स पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे ट्रांसपोर्ट यूनियन से मेगा ट्रांसपोर्ट यूनियन बनने पर कोर्ट में उन्हीं केस को कंटिन्यू रखा जा सकता है। ये मैंने एक एग्जांपल दिया है, ठीक है। डिजोल्यूशन। अब देखते हैं सेक्शन नंबर 27, डिजोल्यूशन। डिजोल्यूशन में क्या कि अब ट्रेड यूनियन बंद करनी है, ठीक है। अगर बंद हो रही है, तो इसमें क्या होगा कि 14 दिन के अंदर ना, 14 विदिन 14 डेज़ के अंदर क्या करना होगा? विदिन 40 डेज़ के अंदर रजिस्ट्रार को नोटिस भेजना होगा। किसको भेजना होगा? रजिस्ट्रार को नोटिस भेजना होगा विदिन 14 डेज़ के अंदर। और अगर रूल्स नहीं है, तो फंड डिस्ट्रीब्यूशन के रजिस्टर मेंबर में फ़ंड डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ठीक है। इसमें ये क्वेश्चन आया था कि अगर डिजोल्यूशन होता है तो कौन फंड डिस्ट्रीब्यूट करता है? मतलब एक यूनियन है, वो बंद हो गई, जो उसका फ़ंड था वो कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा? तो वो करता है रजिस्ट्रार करता है, क्योंकि 14 दिन में बताना होता है। और अगर उसके कोई रूल्स वगैरह नहीं है ना, ये रूल्स नहीं है ट्रेड यूनियन के, तो वो क्या करेगा? रजिस्ट्रार फंड को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन। ये एक्ट यहीं पे ख़त्म हो जाएगा बहुत जल्दी। रिटर्न्स।
सेक्शन 28 में क्या आता है, रिटर्न। देखो ये मैंने हाईलाइट किए हुए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप पढ़ लेना, मैं आपको जल्दी जल्दी इसलिए करवा रही हूँ कि ये एक्ट कंप्लीट हो जाए, क्योंकि बहुत टाइम से लटका हुआ है ये। देखो यूनियन को ना हर साल यूनियन को लास्ट ईयर के रिसिप्ट, एक्सपेंस, असेट्स, मेंबर लिस्ट और रूल में जो चेंजेज हुए हैं इन सब का ऑडिट स्टेटमेंट रजिस्ट्रार को भेजना होता है। और ये कब होता है, 31 दिसंबर ऑफ ईयर एंडिंग, ठीक है। ये इसमें और कुछ नहीं कहा गया। और ये क्या कहा गया है कि अगर उसकी कॉपी कोई चेंज किया है ना, तो एवरी अल्टरनेशन की कॉपी रजिस्टर्ड ट्रेड जो मतलब रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन में चेंज किया गया है तो उसकी कॉपी रजिस्ट्रार को भेजनी पड़ती है विदिन 40 डेज, ठीक है, कि हमारी ये चेंजेस हुए हैं। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 29 पावर टू मेक रूल। इसमें कुछ नहीं है, इसमें अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट पावर टू मेक रूल बनाती है, कुछ चेंजेस करने हैं या कुछ भी करना है तो वो बनाती है, ठीक है। अब देखते हैं सेक्शन नंबर 30 पब्लिकेशन ऑफ रेगुलेशन, ठीक है। पब्लिकेशन ऑफ रेगुलेशन, देखो जब न्यू रेगुलेशन ड्राफ्ट होते हैं ना तो गजट में 3 महीने तक लोगों को सजेशन के लिए पब्लिश किए जाते हैं और फिर गवर्नमेंट अप्रूव करती है, ठीक है। इस सेक्शन में ये कहा गया है कि कोई भी नया रूल रेगुलेशन हुआ है, वो ड्राफ्ट हुआ है तो ऑफिशियल गजट में आएगा, ठीक है। 3 महीने तक लोगों की सजेशन के लिए पब्लिश किए जाएंगे और फिर गवर्नमेंट उसे अप्रूवल कर देगी। ये देखो, नॉट लेस देन 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑन द ड्राफ्ट प्रपोज रेगुलेशन पब्लिश फॉर जनरल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब देखते हैं मेरा नेक्स्ट सेक्शन क्या है। अब नेक्स्ट सेक्शन है, अब ये देखो, अब ये हमारा ये क्वेश्चन आया था ये वाला ALC 2070 में कि एग्रीगेट ट्रेड यूनियन में अगर रिटर्न सबमिट नहीं कर पाते तो कितनी तक पेनल्टी जाती है, तो इसका आंसर है 50 में, ₹50, ठीक है। और ये है फेलियर टू नंबर 31 फेलियर टू सबमिट रिटर्न। अगर आप रिटर्न नहीं दे पाते हो, रिटर्न देने में फेल हो जाते हो, ठीक है, तो आपको कितनी पेनल्टी लगेगी। यूनियन सेक्रेटरी ने एनुअल रिटर्न रजिस्ट्रार को टाइम पर नहीं दी तो ₹5 से लेके, ठीक है, ₹5 से लेके स्टार्ट होगा। और अगर बार बार गलती होती है तो ये कहाँ तक पहुँच सकती है, मैक्सिमम ₹50 तक। तो यही वाला अमाउंट यहाँ पे ₹50 वाला पूछा था, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि बेयर एक्ट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम सेक्शन नंबर 32 सप्लाइंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन। अगर फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहा है, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है, यूनियन का कोई ऑफिस बेयर इंटेंशनली फेक रूल की कॉपी दे रहा है, ठीक है, तो उसको क्या पेनल्टी पड़ेगी, तो उसे ₹200 तक का फ़ाइन लग सकता है। ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ₹200 तक का फ़ाइन लग सकता है। सेक्शन 33 कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। देखो एग्जांपल बताती हूँ मैं। ट्रेड यूनियन एक्ट का जो ऑफेंस का जो केस होता है ना, उसमें कौन इंटरफेयर कर सकता है, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट या फिर प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट, ठीक है, वही दोनों कर सकते हैं। और ये कितने मंथ में फाइल होना चाहिए केस, ये होना चाहिए आपका 6 मंथ में, तो ये नोट डाउन कर लेना, ठीक है, विदिन 6 मंथ ये मेंशन किया गया है। कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो बेयर एक्ट के डीपली उठाकर क्वेश्चन बन सकते हैं, तो यहाँ से ये पूछ सकता है, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन, अब ये ख़त्म ही होने वाला है, हाँ ये एक्ट ख़त्म हो गया है। और देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, आप ये 3 क्वेश्चन देख लो। UPSC ALC 2017 में पूछा गया कि ये ट्रेड यूनियन है, इनको टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग लगाना है, तो इनके आपको ईयर्स याद होने चाहिए तब आप लगा सकते हो, ये पूछा गया है। उसके बाद आपका कोई ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि NM लोखंडे, ये इसके हिस्ट्री पोर्शन में से पूछा गया है। NM लोखंडे ने कौन सा न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था, तो वो किया था दीनबंधु, ठीक है। उसके बाद ALC में ही ये पूछा गया है कि ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, मतलब मिनिमम कितने लोग होने चाहिए, तो ये मैंने आपको पहले ही सबसे फर्स्ट लेक्चर में कराया था, 10% और 20%, 10% और 100 ऑफ द वर्कर विच एवर इज़ लेस, और मिनिमम 7 तो होने ही चाहिए। आपका ये लेक्चर यहीं फिनिश होता है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो चैनल को रिकमेंडेशन नहीं मिलेगी और लेक्चर्स आने भी मुश्किल होंगे, ठीक है। ओके